Today I'm so late. Where is mouse? There is 13 seconds, but no one has enrolled. अरे हुआ क्या? अब हम देख लीजिए यहाँ कुछ भी यहाँ कोई बस नेता लोग हैं धन पाता है और कुछ पढ़े लिखे लोग याद करता है और उन पर लोग खुद करता है और उसका तो समझ यहाँ की जरूरत है हम आज ना किया मेरा 5 दिन मालूम है हम यहाँ पे गांधी के हाँ ये है इसको तो हम पता नहीं हम ये करें जो कौन रहा है कल ये सुरेश क्योंकि आज मैं कल बनाने के आगे जाते हैं और आपको उसमें ना हो कि सब कहीं दिन हो खराब कर दिए It cost 1000. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस लाइव सेशन में। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर चैप्टर पढ़ा दीजिए, उसके बाद बात करके बोल दे, चैप्टर पढ़ा दीजिए तब ऑब्जेक्टिव कराइएगा। तो गद्य खंड में जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके थे, लगभग 9 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट था, बचे थे 10, 11, 12। तो आज 10, 11, 12 का टोटल सारांश करा देते हैं। और कल की क्लास जो है आप लोग 12 बजे सब कोई जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, समास और संधि, उसके बाद में विलोम शब्द, और उसके बाद में विलोम शब्द के बाद में समानार्थक शब्द, यानी ये 4 टॉपिक कल हम लोग करने वाले हैं। तो सब कोई जो है कल दिन में 12 बजे जुड़ जाइए, ठीक है। जय हिंद बाबू सर। कल कितने टॉपिक होने वाले हैं अपने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कल 4 टॉपिक होने वाले हैं। समास, संधि, उसके बाद में विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, और YouTube पे ले लीजिए, YouTube पे भी होगा। चलिए YouTube पे भी होगा ये समास, संधि, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है उसको एक बार YouTube पे लगातार सारे का ऑब्जेक्टिव कराएं, तब आप लोग जुड़िएगा। लेकिन अभी आप लोग क्लास में ही बाकी है, तो इसीलिए पहले YouTube पे नहीं, पहले अपने क्लास में, तब ना आप लोग वहां पे एकदम धराधर आंसर देंगे। तो एक बार यहाँ पे करा देते हैं सबको कल, उसके बाद YouTube पे। चलिए बता देंगे आपको, ठीक है सर। और सब्जेक्ट कब से होगा? और सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट भी हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। चलिए, ऐसे केमिस्ट्री अभी बंद हो चुका नहीं, केमिस्ट्री हो रहा है, बायोलॉजी भी अभी होगी, अभी तो सर पढ़ा के गए हैं मेरे से पहले। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। आज जो है हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10, यानी हिंदी का जो 10 चैप्टर है, यानी अध्याय 10, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जूठन, जिसका नाम क्या है, तो जूठन जो है ये चैप्टर का नाम हो गया, जिसके लेखक है ओम प्रकाश नारायण। पहले तो आप लोग जो चैप्टर है यानी अध्याय और उसका लेखक, उसका नाम आप लोग पूरी तरह से अच्छे तरह से याद कर लीजिए।
ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले सर अभी पढ़ा रहे हैं। तो लेखक जिसके हो गए ओम प्रकाश नारायण। लेखक का परिचय आप लोग जान लीजिए। लेखक परिचय इंपॉर्टेंट होता है। ये ओम प्रकाश नारायण जी है, किसके राइटर है? तो जूठन के। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। तो ओम प्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को जन्म हुआ था। किसके राइटर है? तो जूठन के राइटर है। जूठन जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उनके। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो इनका जन्म स्थान है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। तो याद कर लीजिए, जय ओम प्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। माता और पिताजी, तो माता का नाम जो है मकुंदी देवी और पिता जो है उनका छोटन लाल। ये माता पिता का नाम हमेशा पूछा जाता है, याद कर लेंगे कि माता हो गई मकुंदी देवी और पिता हो गए छोटन लाल। इनका शिक्षा क्या हुआ था? शिक्षा में अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, यानी बिना कमरे, बिना टाट, बिना चटाई वाले स्कूल से। ठीक है, देखिए इनकी शिक्षा जहां हुई थी वो बहुत ही अजीब था। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। तो शिक्षा क्या था इनका? शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, जहां से हम लोग अक्षर ज्ञान करते हैं ना, क ख ग घ, तो इनका जो है ना एक गजब तरह का पाठशाला था इनका। देखिए प्रारंभ में इनके जो मास्टर जी थे उनका नाम था सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट, बिना चटाई वाले। ना उसमें बेंच थे, ना डेस्क थे, ना बैठने के लिए चटाई थी, और पूरा यानी खुला, यानी बागवानी में बैठ करके पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद बेसिक प्राथमिक स्कूल से दाखिला, उसके बाद जो है वो बेसिक यानी प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। और उनका जो है किस में हो जाता है? तो प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, लेकिन 12वीं की पढ़ाई में अनुत्तीर्ण। यानी पहले के जमाने में सारे बच्चे हम ही से क्लास करो, क्यों नहीं चल रहा? हमारा क्लास चल रहा है ना। अब बाकी का हम कैसे बताएं, क्योंकि बाकी समय तो हम खुद यहाँ नहीं रहते हैं, हम अपने क्लास को लेने आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है उनकी जो है बेसिक पढ़ाई जो है कहाँ हुई थी? तो प्राथमिक स्कूल में उनका दाखिला हुआ था। पहले जो है इंटर में 2 बार पास करना पड़ता था। एक बार तो एक बार 11वीं की परीक्षा पास करनी होती थी, उसके बाद 12वीं की परीक्षा भी पास करनी होती थी। तो देखेंगे 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, वो उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं, लेकिन 12वीं की पढ़ाई में अनुत्तीर्ण। लेकिन जो है 12वीं के पढ़ाई में क्या हो जाते हैं? वह अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जूठन जो पाठ है आखिर इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या बताया गया है। देखिए, जूठन नामक आत्मकथा हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रेरणात्मक रचना है। देख लीजिए, तो जो जूठन है वह क्या है? आत्मकथा है। क्या है? तो जूठन जो है आत्मकथा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा सर से कि क्यों नहीं चल रही है। देखिए जूठन जो है, जूठन नामक आत्मकथा, तो पहले तो जान जाइए कि जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े, यानी पहले जो है जो दलितों पे जो जुल्म किया जाता था और वे लोग जो आंदोलन किए थे उससे जुड़ी हुई एक आत्मकथा है, जिसके रचनात्मक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रेरणात्मक रचना है। ठीक है, यह किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रेरणात्मक रचना है। वास्तविकता की माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गध की विशेषता है। यानी इसमें जो भी जो है, जो भी चीजें बताई गई है वो क्या है? बिल्कुल वास्तविकता है, सटीक है। लेखक दलित समाज से हैं। इसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश नारायण जी, वो किस समाज से आते हैं? तो दलित समाज से आते हैं, यानी पिछड़ा जो दलित समाज है ना
उसी समाज से ये भी बिलोंग करते हैं ये लेखक। स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे 2 दिन तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया। यानी ये छोटा सा सारांश है पूरे चैप्टर का कि चैप्टर में आखिर होता क्या है। इसके जो चैप्टर है, चैप्टर के राइटर यानी ओम प्रकाश जी यह खुद दलित समाज से आते हैं और यह इनकी आत्मकथा है। चैप्टर कहाँ से शुरू होती है तो वह स्कूल में जिसमें पढ़ने जाते हैं वहां के जो हेडमास्टर है वह इनसे 2 दिन तक बिना पढ़ाते तो नहीं है, क्लास में बैठने नहीं देते हैं, बल्कि इनको काम दे देते हैं। वो काम क्या, तो स्कूल में झाड़ू लगाने का। यानी 2 दिन तक लगातार इनसे स्कूल में, पूरे स्कूल में क्या किया जाता है, तो झाड़ू लगवाया जाता है। तीसरे दिन वह चुपचाप कक्षा में बैठ गया। अब तीसरे दिन क्या करता है, 2 दिन बेचारा कुछ नहीं पढ़ता है, तीसरे दिन जो है वह चुपके से जाकर के कक्षा में यानी क्लास में जाकर के बैठ जाता है। स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी काफी पिटाई की तथा फिर से झाड़ू लगाने के लिए भेजा। जैसे कि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे तो इन पे जुल्म होता था। यानी जो स्कूल के जो टीचर थे ना उस समय, तो वो क्या किए, इनको देखा कि ये बच्चा क्लास में आके बैठ गया है, बच्चा नहीं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, वह क्लास में आके बैठ चुके हैं, तो वो आते हैं, इनकी पिटाई करते हैं और फिर से झाड़ू लगाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद वह रोते हुए झाड़ू लगाने लगा। अब उसकी पिटाई हुई थी तो वो रोने लगे और जाकर के फिर से झाड़ू लगाने लगे। संयोगवश लेखक के पिताजी वहां आ गए। वे सारी कहानी सुनने के बाद हेडमास्टर को खरी खोटी सुनाने लगे। देखिए, स्कूल में हेडमास्टर का नाम क्या था वो नहीं पूछेगा, ठीक है, दिया भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। उनके मास्टर जी थे ये, तो वो मसीही वो नहीं। अब देखिए तो होता क्या है कि इसमें जो है उनके मास्टर जी, जब उनको पता चलता है और उसी जब ये झाड़ू लगा रहे होते हैं वाल्मीकि जी, तो उसी समय इनके पिताजी भी पहुंच जाते हैं। और पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने के बजाय, क्लास में पढ़ने के बजाय वह झाड़ू लगा रहा है। तो वह हेडमास्टर साहब को बुलाते हैं और उनको खूब खरी खोटी सुनाते हैं। खरी खोटी मतलब आप लोग समझ गए ना, चलिए, उल्खन पर्तन देना, उसी को खरी खोटी बोलते हैं। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। जो लेखक हैं उनके परिवार की स्थिति क्या है, बिल्कुल ही खराब थी। लेखक की माँ, बहनें, भाई और भाभी दूसरे के घरों में उनके जानवरों के देखभाल का काम करते थे। जैसा कि ये दलित परिवार से भी आते थे और क्या था, इनके पास ज्यादा पैसे वगैरह भी नहीं थे, जिनके कारण इनका भाई, इनके बहन, इनकी माँ, इनकी हालांकि इनकी भाभी भी दूसरे के घरों में जाकर के उनके जानवरों की देखभाल का काम किया करते थे। काम बड़ा ही तकलीफ दे था, किंतु काम के बदले अनाज बड़ा ही कम। देखिए, अब जो है ना, पहले के जमाने में होता क्या था, मजदूरों की, मतलब आज तो ठीक है भले ही जनसंख्या कितना ही ज्यादा है, लेकिन अगर काम आप वो मजदूर कर रही है तो अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो मजदूर वो छोड़कर जाके दूसरा काम पकड़ लेंगे। लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले जो बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, वे लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा काम करवाते थे और उनके काम के बदले पर्याप्त पैसा उनको नहीं दिया जाता था। तो वही कहते हैं, चलिए, तो वही कहते हैं कि यहाँ पे जो है अनाज बड़ा ही कम मिलता था। शादी विवाह के अवसर पर, देखिए उसमें पैसा भी नहीं मिलता था, अनाज मिलता था। कुमार सिंह अनिया बोल रहे हैं हेडमास्टर का नाम कालीराम है। चलिए, पर मेहमानों को, हाँ, शादी विवाह विवाह के अवसर पर मेहमानों के पतलों के जूठन ही नसीब होते थे। देखिए, एक तो इनका काम जो है बहुत ही ज्यादा, चलिए ठीक है बता दिए, तो इनका जो हेडमास्टर है वो कालीराम है, ठीक है। अब ये जो है 2023 में पूछा गया, तो आज तो हम चेक करवाए ही थे 2023 का ऑब्जेक्टिव। तो उनके पतलों के जूठन ही क्या होते थे, नसीब होते थे। यानी उनके पास जो था, पहले तो वो काम उन लोगों को बहुत ज्यादा करना पड़ता था अमीरों के घर जाकर के, उनको पैसे बहुत कम, पैसे तो मिलते नहीं थे, अनाज मिलते थे और वो भी बहुत कम। और कभी कभी जो है वहां पे बारात वगैरह सजती थी, मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनता था,
तो वो खाना तो मेहमान खाते थे, लेकिन उनके पत्ते में जो छूट जाते थे वह इनको नसीब होता था। बताइए यानी हालात उस समय कितने गरीबी की थी और कितनी बदतर हालात थी उस समय। पतलों के जूठन से पूरियों को सुखाकर रखना तथा सर्दियों में उन्हें पानी में भिगोकर नमक मिर्च मिलाकर खाना, यही नसीब होता था। हम आज तक दलित के बारे में जानते हैं, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस हद तक भी जाना पड़ता था कि जो पूरिया है, जो बारात की जो पूरिया बच जाती थी, तो उसको सुखा करके सर्दियों के लिए रखा जाता था, उसको भिगो करके पानी में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। आजकल तो कीड़े लग जाते हैं, 1 से 2 दिन नहीं रहेगा, कीड़ा लग जाएगा। उस समय हाँ, सुखा देने पे उसमें कुछ नहीं होगा, तो वे लोग सुखा करके रखते थे और पानी में भिगो करके नमक मिर्च मिला करके खाना पड़ता था उन्हें, इतना दिक्कत थी। लेखक हमेशा सोचा करता था कि उसे अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता। जो हमारे लेखक थे, जब वो पढ़ते लिखते थे, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो इस बारे में सोच भी नहीं पाते कि आखिर ये हालात हमारी कैसी है, यानी हमारी ही हालत इस समाज में क्यों ऐसी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक इंसान के पास ज्ञान नहीं हो, एक ही हालात में वो पड़ा रहता है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो हमारा माइंड काम करता है और वो बताता है कि हमें एक जगह बिल्कुल नहीं पड़ा रहना चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना है। वो हमें प्रेरणा देती है, इसीलिए नॉलेज जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। देखिए, जो महिलाएं पढ़ लिख लेती है वो अपना सारे शौक भी पूरा करती है, या जो भी पुरुष पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे से कमाते हैं वो बढ़िया से, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे, उनका जो भी महिलाएं जो नहीं पढ़ती लिखती है, उनका काम क्या है, जीवन भर चूल्हा चौका करना और चुगली करना दूसरे का, ठीक है, वही काम रह जाता है उनका। पिछली वर्ष, अब ये एक कहानी सुनाते हैं अपने, कि पिछली वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले शहर आया था। देखिए, इसमें जो है 2 कैरेक्टर है, और 2 कैरेक्टर क्या है, 2 कैरेक्टर में एक है सुखदेव सिंह त्यागी, पोता जो है सुरेंद्र सिंह, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था, तो उनके घर रात में रुका और खाना खाया। खाने की तारीफ भी की, तारीफ सुनकर पत्नी खुश हो गई, लेकिन लेखक के बचपन की यादें ताजी हो गई। ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। शादी में 10-12 दिन पहले से ही पूरी तैयारियां चल रही थी। बारात आई, बारात खाना खा रही थी। लेखक की मां एक टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। पहले इतना जान लीजिए कि पिछली वर्ष की बात है, यानी वो जहां से वो स्टोरी लिख रहे हैं, यानी जो कहानी ये आत्मकथा अपनी लिख रहे हैं, उससे 1 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं। कि पिछले साल की बात है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले शहर आया था। वो कहाँ आया था? शहर आया था। तो उनके घर रात में रुका, और उनके घर क्या हुआ? रात में रुका और खाना खाया। खाना की तारीफ भी की, यानी उनके घर जो खाना खाए, सुखदेव सिंह का जो पोता सुरेंद्र सिंह है, वो खाना खा करके इनके खाने की तारीफ भी की। तारीफ सुनकर पत्नी खुश हो गई, लेकिन लेखक के बचपन की यादें ताजी हो गई। तारीफ को सुनकर के उनकी पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन जो ये जो बचपन की यादें हैं, ये अपने बचपन के बारे में क्या करते हैं? सुनने लगते हैं, और सुनकर के उनकी बचपन की यादें ताजी हो जाती है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि ये जिस समय लिख रहे थे उस समय यानी पिछले वर्ष की कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, पिछली वर्ष की, कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था, तो उनके घर में रुका था। यानी जब सुखदेव सिंह का बेटा यानी पोता सुरेंद्र सिंह इनके घर रुकने आया था, तो उस समय इनके घर की हालात क्या हो चुकी थी? सुधर चुकी थी। ठीक है, यानी सुधर चुकी थी, यानी उनके ये जो है बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके थे, इनके पास पैसे वगैरह थे, और ये भी बहुत
आराम की जिंदगी जी रहे थे, तब इनका पोता आया था इनके घर, यानी ये वर्तमान की बात बता रहे हैं। और इनके घर जब खाना खाया तो इनकी खाना की तारीफ सुनकर जो राइटर हैं, लेखक जो हैं, उनकी पत्नी खुश हो जाती है। वाल्मीकि जी की पत्नी जो है वह खुश हो जाती है। लेकिन अब यही खाना एक देखिए बड़ा आदमी जो सिंह है ना, उनका पोता आकर इनके घर खाता है और इनके खाने की तारीफ करता है, तो इनकी पत्नी खुश होती है। लेकिन जो ये है वाल्मीकि जी, वह उनकी बचपन की जो यादें हैं वो ताजी हो जाती है कि कैसे इनको खाना नहीं मिलता था, जूठन खाने पड़ते थे। वो जो है ना सूखी हुई पूरियां कितने दिनों की हो जाती थी, उसको पानी में भिगोकर खाते थे, तब इनका ये बचपन की यादें जो है ताजी हो जाती थी। चलिए फिर वो उसी समय की कहानी सुना रहे हैं बचपन की, कि सुखदेव सिंह, यही सुखदेव सिंह है, इसकी लड़की की शादी थी, यानी बेटी की शादी थी। ठीक है, शादी से 10-12 दिन पहले से ही पूरी तैयारियां चल रही थी। ऐसे नॉर्मल है, जब भी किसी के घर में शादी होता है तो 10-12 दिन पहले से, तो अपना भारत में तो लगभग हर जगह यही तैयारियां तो होती है, जो ट्रेडिशनल वे में शादियां होती है उसमें। लव मैरिज की बात नहीं हो रही है, कोर्ट मैरिज की बात नहीं हो रही है, जो अरेंज मैरिज होती है उसकी तैयारियां तो बिल्कुल होती है। बारात आई, बारात खाना खा रही थी, लेकिन लेखक की माँ एक टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। लेकिन जो लेखक है ना, ये लेखक वाल्मीकि जी, और उनकी माँ जो है टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। साथ में लेखक और छोटी बहन भी थी। उस समय सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था, यानी तब की बात हो रही है जब सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सुखदेव सिंह का पोता था ना, तो इनकी बेटी की शादी थी, तो ये अभी सुरेंद्र सिंह का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था, तब की बात है। लेखक, उसकी माँ और बहन, लेकिन उस समय लेखक का जन्म हो चुका था, तो लेखक और उसकी माँ और बहन इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें भी खाने को मिलेगा। अब उस समय तो सुखदेव सिंह के घर ये लोग गए थे उनकी बेटी की शादी में, और बाहर टोकरी लेकर बैठे थे, क्योंकि शादी बारात है तो कोई हमें भी खाने को दे देगा, इस उम्मीद में वे लोग बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? तो उसकी माँ, बहन और वो खुद बैठे थे। ठीक है, लेखक, उसकी माँ और बहन, यानी तीनों आदमी उनके दरवाजे पे बैठे थे। किंतु मिठाई और पकवान की जगह डांट मिली। ना ही उन्हें कुछ खाने को दिया गया, मतलब ना ही मिठाई में से कोई दिया गया कुछ भी, ना ही जो भी पकवान जो है बने थे, जो व्यंजन बने थे, उसमें से कुछ उनको नहीं दिया गया। उन्हें मिली तो केवल डांट मिली। उन्हें वहां से भगाया गया कि जाओ, यहाँ पे क्या बैठे हो मेरे दरवाजे पे। लेखक का अगला संस्मरण संस्मरण से भरा है। लेखक उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। देखिए, वो 9वीं का छात्र था। बताइए उस समय उसको कितना दुख हुआ होगा। जो 9वीं की छात्रा है, 9वीं की छात्र लगभग कम से कम तो 13-14 साल का तो रहा होगा ना, 14-15 का, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। और देखिए, जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं ना, कितना भी बिगड़ जाए, और जो पढ़ा लिखा है वो समझदार हो ही जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से वो भी अपने घर की स्थिति के बारे में, घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, तो वो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पशुओं के मरने पर उठाकर ले जाना तथा उनके चमड़े उतारना लेखक के परिवार का कार्य था। देखिए, जो महिलाएं थी वो तो दूसरे के घर जाकर के उनके जानवरों की देखभाल करती थी, उनका चूल्हा चौका करती थी। और पुरुषों का काम क्या था? पुरुषों का काम था, यानी पशुओं के मरने पे उनको उठाकर ले जाना तथा उनके चमड़े उतारना लेखक के परिवार का कार्य था। यानी पशु जो मर जाते थे उसको ले जा करके और उसका चमड़ा उतारना ही इनका काम था। एक दिन गांव में एक बैल मर गया। एक दिन की बात है, चलिए ये कहते हैं क्या कि एक दिन की बात है, गांव में एक बैल मर गया। बहुत ही दुख की बात थी कि गांव में जो है एक बैल मर जाता है। लेखक के पिताजी घर पर नहीं थे, और अफसोस की बात यह थी लेखक के लिए कि उनके पिताजी भी घर पे नहीं थे। अब देखिए अब क्या होता है उस दिन का जो है ना,
वो माहौल क्या होता है, लेखक के जो सर पे जो कौन सा भार आ जाता है। एक तो गांव में बैल मरी है और बैल को उठाकर ले जाना, उसके चमड़े निकालना लेखक के परिवार का कार्य है। तो उसके पिताजी भी घर पे नहीं है। लेखक की मां ने लेखक के चाचा जी के साथ, लेखक को चाचा जी के साथ इस काम के लिए भेजा। देखिए, अब बैल मर गया है, बैल तो ऐसे ही बहुत भारी होता है, एक आदमी से तो बिल्कुल संभलने वाला नहीं है। तो लेखक और लेखक की जो मां है वो अपने देवर को यानी लेखक के चाचा जी को लेखक को साथ भेजते हैं, यानी लेखक और अपने चाचा के साथ क्या करते हैं, जाते हैं। क्लास करने में है कुमार सिंघानिया, सोनू रोमांटिक बॉय, बाबू सराफ, आनंद कुमार, बाबू बलविंदर और सौरभ कुमार, ये लोग हैं क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए, हाँ कुछ लोग आ जाते हैं ना बिना बुलाए मेहमान, वहीं लगते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो है लेखक और वो चाचा अपने चाचा जी के साथ कहाँ चल चुके हैं, तो उस बैल वाले काम के लिए चल चुके हैं कि बैल को उठा के ले जाना है और उसकी चमड़ी निकालना है। चाचा बैल का खाल उतारने लगे, पर लेखक को छुरी चलाने का भी ढंग नहीं था। देखिए, चाचा जो है बैल की खाल उतारने लगे, जो लेखक है ना अभी तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था और उनको अभी छुरी चलाने का भी कोई ढंग नहीं था। ठीक है, एक छुरी चाचा के पास थी और चाचा ने दूसरी छुरी लेखक को थमा दी। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कामचोर होते हैं, अगर उनके साथ जाओ तो वो काम करे ना करे आपसे जरूर करवाएंगे। तो इनके चाचा भी उन्हीं लोगों में से एक था कि वे तो कुछ कर नहीं रहे थे, एक छुरी बस ले लिए थे और एक छुरी राइटर को इन्होंने दे दिया था। अब राइटर बेचारा 9वीं कक्षा का छात्र, उसको तो बस सही से छुरी चलाना भी नहीं आता था, वो तो केवल कलम चलाना जानता था। लेखक के हाथ कांपने लगे। अब वो जो है उसका हाथ भी काम नहीं कर रहा था, उसका हाथ कांपने लगा। छुरी चलाने का ढंग सिखाया, चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। लेखक एक अजीब संकट में फंसा हुआ था। अब देखो, लेखक के लिए बिल्कुल नया काम था और नया काम मिल जाए और उस काम को करने ना आए तो बहुत अजीब लगता है, यानी बेकार सा लगता है, बोरिंग लगता है, मन करता है कब छोड़ के चल दे। जिन चीजों को वह उतारना चाहता था, जिन चीजों को वह उतारना चाहता था, आज था हालात उसे उसी दलदल में घसीटे जा रही थी, उबरना चाहता था। चलिए, यानी वो चाहता था कि चलिए ठीक है, तो ये क्या होता है ना, लेखक लेखक एक अजीब संकट में फंसा हुआ है। वो चाहता था कि इस जो गरीबी वाली जो दलदल है, जो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक संकट है उनके परिवार पे, वह उससे उबरना चाहता था। लेकिन जो हालात ऐसे थी ना, हालात उसको उसी में दबा रही थी, यानी घसीटे ले जा रही थी उसको उसी दलदल में। चाचा के साथ तपती दोपहरी की यह यातना आज भी जख्मों की तरह तन पर ताजा है। वो आज यानी अब पढ़ लिख करके बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे इंसान बन चुके हैं तो जब ये लिखते हैं तो उनकी जो वो यादें हैं वो ताजा हो जाती है और आज भी इसको सुन करके वो सहम जाते हैं कि क्या वो दिन था कि चाचा के साथ पूरी तपती दोपहरी में, दोपहर का जो घाम होता है ना बहुत तगड़ा होता है, उसमें वो तपती दोपहरी में पूरी दिन क्या कर रहे थे, तो उस जानवर का खाल उतारने का काम किया। यह एक यातना से कम नहीं था। यातना मतलब होता है किसी को जानबूझ करके कष्ट देना, उसी को बोलते हैं यातना। लेखक इस घटना से पढ़ाई के प्रति संकल्पित हो गया। देखिए, जब भी होता है ना जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुसीबतों का होना जरूरी है। हमें जितना ज्यादा संकट होगा हम उतना ही ज्यादा सक्सेस पाएंगे। तो वो कहते हैं जब ये घटना उनके साथ होती है तब उनका जो है ना पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ जाता है।
जब तक कि ऐसी घटनाएं नहीं होती है ना इंसान को झकझोरने वाली, तब तक उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन नहीं आता है कि वो आगे बढ़े। तो इसीलिए जो जब भी समय आपका साथ नहीं दे तो घबराना नहीं चाहिए, इसका मतलब जो है आप आगे बढ़ने वाले हैं। वह ध्यान लगाकर पढ़ाई करने लगा, जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचकर अपनी एक खास ख्याति अर्जित की। ठीक है, फिजिक्स वाले सर आ गए हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ लीजिए। चलिए, आप लोग आज इतना ही पढ़ेंगे क्या? शर्मा सर नहीं आने वाले हैं? चलिए ठीक है, तो बाकी कल जो है हम लोग कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कल 4 चैप्टर। ध्यान है ना आप लोगों को? समास, संधि, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू ऑल गो एंड एंजॉय योर डिनर।